हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 9 की शुरुआत में मोजियो अभी उठी होती है कि इसको लिन चो की कॉल आती है। टियानरुंग किसी के पास बैठी होती है तो कहती है कि क्या हुआ है। मुझे उसको बताती है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एक एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। अब मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँचती है तो सभी वर्कर्स एहतजाज कर रहे होते हैं। मुझे इनको बड़ी मुश्किल से चुप करवाती है और जिस वर्कर के साथ हादसा पेश आया होता है उसे पूछती कि क्या हुआ है। वो वर्कर बताता है कि आज सुबह जब मैं काम कर रहा था तो मेरे ऊपर एक पत्थर गिर गया, फिर मुझे ये लोग हॉस्पिटल ले गए, लेकिन ये लोग मुझे हॉस्पिटल में अकेला ही छोड़ा है। मुझे इतने स्टिचेस लगे हैं जिसकी वजह से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। दूसरे आदमी कहने लगते हैं कि हमें यहाँ पर इतना काम था कि हमें जल्दी वापस आना पड़ा। मोजियो पहले तो इन सभी वर्कर से माफी मांगती है। अब जिस कॉन्ट्रैक्टर के ये वर्कर्स होते हैं, मोजियो इन्हें कहती है कि अगर ये तुम्हारे मेडिकल बिल्स की पेमेंट ना करेंगे तो फिर हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। ये कॉन्ट्रैक्टर कहने लगता है कि हम इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये लोग तो हमसे 50,000 यॉन मांग रहे हैं। अब मोजियो इन वर्कर्स को अपना कार्ड देकर यहाँ से भेज देती है। कहती है कि अगर आपको और भी कोई मसला हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोजियो ने इनसे ये वादा किया होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इनका मसला हल कर दिया जाएगा। अब मोजियो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर खुद सारे मसले को देख रही होती है। जो पत्थर ये लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बहुत ही आसानी से टूट रहा होता है। इतने में पीछे से ये कॉन्ट्रैक्टर भी आ जाते हैं और ये कहते हैं कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो डॉन ग्रुप की शेयर होल्डर है, इसीलिए हम लोग एक ही साइट पर हैं। मुझे कहते कि मैं ये बात जानती हूँ और जहाँ तक इस मटेरियल की बात है मैं इसके सप्लायर के पास जाकर बात करूंगा। मैं तुमसे इल्जा करता हूँ कि इस मसले को इतना लंबा ना खींचो। मुझे कहती कि मैं भी एम्प्लॉय हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं करूंगी। ये कहकर मुझे यहाँ से चली जाती है, लेकिन मोजियो अपने साथ ये पत्थर ले आई होती है और अब ये लाकर ये लिन चो को दिखाती है। लिन चो कहती है कि डॉन टावर के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी क्वालिटी तो बहुत ही घटिया है। मोजियो कहती है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो हमें चीट कर रहा है, या अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो फिर सप्लायर जो है वो चोरी कर रहा है अपने काम में। अब लिन चो इस मसले के बारे में बताने के लिए लीगोंग को कॉल कर देती है। फिर जब कल मोजियो ऑफिस में आती है तो वही वर्कर मोजियो का शुक्रिया अदा करने के लिए आए होते हैं। ये मोजियो से कहते हैं कि आपकी वजह से हमें सारे पैसे मिल गए हैं। मोजियो कहते हैं कि ये तो मेरी जॉब है। फिर ये इससे इसकी चोट के बारे में पूछते हैं तो वर्कर कहता है कि मैं पहले से बहुत ठीक हो गया हूँ। लिन चो भी मोजियो को इस बात पर अप्रिशिएट कर रही होती है। शॉफी इन सभी लोगों के साथ मोजियो की एक पिक्चर भी खींचती है। मोजियो लिन चो से पूछती है कि आपने मटेरियल के मसले के बारे में क्या किया है, तो लिन चो कहती है कि मैंने लीगोंग को बता दिया था और उसने ये मसला देख लिया है। और आज टियानरुंग ने 3 घर खरीद लिए होते हैं। आज तो 3 घर खरीद कर टियानरुंग बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती है और अब टियानरुंग मोजियो को लेकर अपने न्यू घर में शिफ्ट हो गई होती है और बाकी के 2 घर टियानरुंग ने रेंट पर देने के लिए खरीदे होते हैं और उन्हीं के पैसों से टियानरुंग बैंक की किस्त भी अदा करेगी। मोजियो टियानरुंग के लिए बहुत खुश होती है और ये इसको घर खरीदने की खुशी में गिफ्ट भी देती है। अब लीगोंग की अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर मू से बजट के बारे में कुछ बात हो रही होती है, लेकिन जो प्लान लीगोंग का होता है ये उस पर मिस्टर मू को नहीं मना पाता। इसी मसले को डिस्कस करने के लिए ये लिन चो को रेस्टोरेंट बुलाता है और कहता है कि जो डॉन टावर का बजट है ना, मैं उसके लिए मिस्टर मू को नहीं मना पाया हूँ और अब मैं दूसरे शेयर होल्डर्स को मना रहा हूँ कि वो मेरे साथ मिलकर मिस्टर मू के फैसले के खिलाफ हो जाएं और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लिन चो कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब मोजियो जब ऑफिस पहुँचती है तो इसको इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया होता है उसी मसले की वजह से। अब वो मीडिया पर हर जगह दिखाया जा रहा होता है। ये परेशानी में लिन चो के पास जाती है और उसे बताती है कि पहले तो मैंने सारे मसले को हल कर दिया था और हमने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था कि ये न्यूज मीडिया तक नहीं जाएगी। लिन चो कहती है कि जब तक डॉन ग्रुप हमारा क्लाइंट है तो उसके मसले हमारे मसले हैं। लिन चो कहती है कि तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की है, तो मोजियो कहती है कि हाँ। लिन चो कहती है कि मैं इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हूँ, इसलिए अगर मैं तुम्हारी मदद करती तो ये प्रोजेक्ट मेरे हाथों से चला जाता। मोजियो कहती है कि ये तो ज्यादती है। लिन चो कहती है कि इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, अब तुम अपनी जगह पर वापस जा सकती हो और तुम्हें नोटिस का इंतजार करना होगा। इसके जाने के बाद लिन चो अपने आप से कह रही होती है कि एक दिन तुम्हें अंदाजा होगा कि इसके पीछे तुम्हारी भलाई थी। लिन चो अब लीगोंग को कॉल करके कहती है कि मोजियो को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इतने में गुस्से में मिस्टर मू लीगोंग के ऑफिस आ गया होता है, लेकिन मिस्टर जाओ कहते हैं कि लीगोंग बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। मिस्टर मू गुस्से से इसको कहता है कि उसको ये बता देना कि आज तक मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मिस्टर जो जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो लीगोंग कहता है कि मैंने सारी बातें सुन ली हैं। मिस्टर जो कहता है कि अब हम क्या करेंगे। लीगोंग कहता है कि लिन चो को कॉल करो और उसे कहो कि वो मोडा कंस्ट्रक्शन को सू कर दें। अब ये अपने पार्टनर को कॉल करके कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि इस प्रोसेस में सभी लोगों को बहुत सफर करना पड़ा है, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करता तो हम मिस्टर मू से कभी भी पीछा नहीं छुड़वा सकते थे और मैं इस
प्रोजेक्ट का इंचार्ज नहीं बन सकता था। आप तो जानते हैं कि डॉन टावर का सारा आइडिया मेरी कंपनी का है, इसीलिए मैं एक फालतू आदमी की वजह से इन सभी लोगों की मेहनत जाया नहीं होने दे सकता था। घर पर आने के बाद मुझे जब न्यूज देख रही होती तो इसको ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिर मेरा कसूर क्या है। टीएन की कॉल आ रही होती तो ये इसको कहती कि मेरी मॉम की कॉल होगी तो तुम उठा लो। मुझे जब देखती तो जीटीएन की कॉल आ रही होती है तो मुझे ये फोन टीएन को देने के लिए आ जाती है। टीएन फोन स्पीकर पर लगा लेती है और जीटीएन ने टीएन से ये पूछने के लिए कॉल की होती है कि क्या ये टाइम बीजिंग में घर खरीदने के लिए ठीक है। टीएन इसको कहती है कि अगर तुम घर खरीदना चाहते तो खरीद लो। जीटीएन कहते कि ठीक है, फिर मुझे कुछ घर दिखा दो अच्छे से। अगले दिन जीटीएन टीएन के ऑफिस आकर अपना घर खरीद लेता है। मुझे को भी ये बात पता लग गई होती है कि जीटीएन ने घर खरीद लिया है, तो ये जीटीएन को कॉल करके कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये लोग उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर ये अक्सर मिला करते थे। यहाँ पर एक बेल टंगी होती है जिसको जीटीएन बहुत गौर से देख रहा होता है। असल में ये बेल इन दोनों ने ही मिलकर टांगी होती है। इतने में यहाँ पर मुझिया भी आ जाती है। फिर ये दोनों डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। मुझिया कहती है कि मुझे टीएन ने बताया है कि तुमने घर खरीद लिया है। जीटीएन कहता है कि हाँ, एक रूम वाला छोटा सा अपार्टमेंट खरीदा है मैंने। मुझिया फिर अपनी पॉकेट से कार्ड निकाल कर टेबल पर रख देती है। जीटीएन कहता है कि ये क्या है। मुझे कहती है कि ये वो पैसे हैं जो तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे दिए थे। इसके अंदर 1000 यॉन और मैंने डाल दिए हैं क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने जो मुझे पैसे दिए थे उससे मैंने ये प्रॉफिट कमाया है। जिस दिन मैंने ये पैसे लिए थे उस दिन सब कुछ बहुत ही बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, इसीलिए मेरे पास ये पैसे लेकर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जीटीएन इसे कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे कहते कि पहले मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें ये पैसे उसी दिन वापस कर देती, लेकिन मुझे डर था कि तुम कहीं ये पैसे भी स्टॉक्स में ना खो दो। लेकिन अब जब मुझे पता लग गया है कि तुमने घर खरीद लिया है, इसलिए मैंने सोचा कि ये सही टाइम है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूं। तुम अपने घर की जितनी ज्यादा डाउन पेमेंट दोगे तुम्हें उतनी ही कम घर की किस्त अदा करनी पड़ेगी। जीटीएन कहता है कि मैं ये नहीं ले सकता हूँ, वैसे भी मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें पैसे दिए थे इसलिए तुम्हारे हैं, तुम्हारे मुझ पर वैसे भी बहुत सारे एहसानात हैं। मुझे ये कार्ड जीटीएन के हाथ में पकड़ाते हुए कहती है कि कोई भी किसी पर एहसान नहीं करता है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे जिंदगी में तुमसे मिलने का मौका मिला। हम दोनों ने साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी आने वाली जिंदगी में भी हमेशा खुश रहोगे। जीटीएन ये बातें सुनकर इमोशनल हो गया होता है और मुझिया को कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर जीटीएन और मुझिया चीयर्स करते हुए कहते हैं कि आज हमारा खुशी खुशी ब्रेकअप हो गया है, लेकिन ये कहते हुए इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। आज ली गोंग मिस्टर जाओ के साथ डिनर करने के लिए आया होता है। मिस्टर जाओ ली गोंग से कहते हैं कि मिस्टर मू का माइंड चेंज करने के लिए तुमने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचा लिया है। ली गोंग कहता है कि मिस्टर मू को इस प्रोजेक्ट से बहुत ही ज्यादा मुनाफा चाहिए, इसीलिए वो हर काम बहुत जल्दी करना चाहता है, लेकिन रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर काम की क्वालिटी का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है अगर आप आगे जाना चाहते हैं। इनका तीसरा पार्टनर कहने लगता है कि मिस्टर मू जल्दी पैसे बनाने का सोचता है जबकि तुम ज्यादा लंबे अरसे के फायदे को सोचते हो। तुम दोनों के ही आइडियाज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। लेगोंग कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, हम एक लंबे अरसे से इस मसले पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को अपने आइडिया के लिए मना नहीं पाए हैं। इतने में यहाँ पर मिस्टर जाओ के पास एक फाइल आती है। मिस्टर जाओ जियांग से कहने लगता है कि तुम्हें याद है जब हम आखिरी दफा ड्रिंक कर रहे थे तो जिंडा के असिस्टेंट ने ली गोंग को मैनेजर समझ लिया था। ये बात याद करके ली गोंग हंसने लगता है। जियांग कहता है कि हो सकता है उस लड़की ने ऐसा जानबूझकर किया हो क्योंकि ली गोंग दिखने में काफी अच्छा लगता है। इस बात पर ये तीनों ही हंस रहे होते हैं। मुझे रात को जा रही होती है तो काले कपड़ों के अंदर एक शख्स इसका पीछा कर रहा होता है। मुझे यहाँ पर अपनी मॉम से मिलने के लिए आई होती है। ये अपनी मॉम को कॉल करती है कि मैं तो यहाँ पर पहुँच गई हूँ, आप भी जल्दी आ जाइए। ये अपनी मॉम से ही बात कर रही होती है कि इतने में वो शख्स इसके पीछे भागने लग जाता है और अब यहाँ पर मिस्टर जाओ ने मुझे को कॉल भी की होती है। मुझे कॉल पर ही होती है कि ये यहाँ पर गिर जाती है। हेलो के बाद एकदम से ही कॉल कट हो जाती है, जिस पर ये तीनों ही हैरान हो रहे होते हैं। मुझे बड़ी मुश्किल से एक जगह तलाश करके यहाँ पर छुप जाती है। लीगोंग ये देखने के बाद साइड में आता और मुझे को कॉल करता है, लेकिन मुझे का नंबर नहीं लग रहा होता है। मुझे यहीं पर डरी सहमी खड़ी होती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 9 खत्म हो जाती है।